हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हम सभी जो है अपने न्यूट्रिशन साइंस की ब्रांच को जो कवर कर रहे थे उसमें से कुछ महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। आज के क्लास में नेक्स्ट टॉपिक की हम शुरुआत करेंगे। जो खाद्य पदार्थ है हमारा दाल और फलियां, ये हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, कितने % इसमें प्रोटीन पाई जा रही है, इसके एक दल हैं, दो दल हैं, कौन से जो है एक दलीय के अंतर्गत आ रहे हैं, कौन से दो दलीय के अंतर्गत आ रहे हैं, इसमें कौन से विषाक्त तत्व पाए जा रहे हैं, इनके विषाक्त तत्वों से क्या समस्याएं हो रही हैं, वो सभी टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट को आप लोग समझते जाइएगा और एक सीक्वेंस है उसको आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि जो भी टॉपिक यहाँ पे शुरुआत से आपको बताया जा रहा है उसमें से उठने वाले कोई भी क्वेश्चंस जहाँ से भी एग्जामिनर पूछता है वो सभी टॉपिक को कवर किया गया है। देखिएगा यहाँ पे अगर बात की जाए कि दाल और फलियाँ जो होती हैं अगर ये किस पौधे से प्राप्त हो रही हैं या पेड़ से प्राप्त हो रही हैं तो आप उसे पौधे के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, और पौधे के जो फल हैं उनके बीज से प्राप्त हो रहा है, और ये बीज और फलियाँ दोनों ये जो है दाल और फलियाँ हैं। आगे देखिएगा जो ये दाल है ये प्रोटीन की प्राप्ति का स्रोत माना गया है, लेकिन इसे अपूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत रखा गया, क्योंकि जो जंतुओं से प्राप्त होने वाले प्रोटीन होते हैं उन्हें फर्स्ट क्लास में रखा गया है, वहीं पे वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले जो हैं ये प्रोटीन के स्रोत उनको जो है सेकंड क्लास के अंतर्गत रखा गया है। यानी कि जंतुओं से प्राप्त होने वाले जो स्रोत हैं प्रोटीन के उनको फर्स्ट क्लास में और वनस्पतियों से प्राप्त होने वाले प्रोटीन को सेकंड क्लास में रखा गया है। इसीलिए दाल भी जो है वनस्पतियों से जो पाया जा रहा है, इसीलिए इसको जो अपूर्ण प्रोटीन के अंतर्गत रखा गया है। देखिएगा इसमें अगर बात करें कि दाल में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है तो 20 से 25% पाई जाती है। आगे देखिएगा ये जो दाल है इसके दल बताए गए हैं, इसके दो दल होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो एक दलीय होते हैं और कुछ दाल व फलियां ऐसी हैं जो द्विदलीय होती हैं। इसका मतलब है कि अंकुरण हेतु तो पोषक तत्व एक दल से अगर प्राप्त हो, जब इनको भिगोते हैं या बोते हैं खेतों में तो क्या होता है कि अगर इनका अंकुरण जो है एक दल से यानी कि पूरे पार्ट से अगर प्राप्त हो रहा है पोषक तत्व अंकुरण हेतु तो वो एक दलीय होगा, और वहीं पे अगर दो दल यानी कि दाल जब आप तोड़ते हैं अरहर के जो बीज हैं मटर हैं इन सबको आप तोड़ते हैं उसके दो भाग हो जाते हैं, दो दाल अलग हो जाती है, और इसमें अंकुरण हेतु जो पोषक तत्व होते हैं वो दोनों ही दलों में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें दो दलीय के नाम से जाना जाता है। तो एक दलीय और दो दलीय समझ में आप लोग को। एक दलीय के अंतर्गत गेहूं, मक्का, बाजरा, रागी, ज्वार ये सभी आते हैं। आप बोलेंगे कि ये सब को तो अनाज के अंतर्गत भी रखा गया है, तो इनके कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति के स्रोत के आधार पर इनको अनाज के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं दालों की तो इनके जो दल के आधार पर बताया गया है। ठीक है, देखिएगा दो दलीय के अंतर्गत अरहर की दाल, मटर, चना, मूंग, उड़द ये सब जो है ये दो दलीय के अंतर्गत है। यानी कि ऐसे दाल और फलियां यानी कि ऐसे फलियां जिनको तोड़ने पर दो दालों में अलग अलग टूट जाती हैं वो क्या होते हैं, दो दलीय होते हैं। आई बात समझ में। आगे देखिएगा ये जो दाल है वो दो प्रकार की होती है, पहला है साबुत दाल और दूसरा है टूटा हुआ दाल। साबुत दाल का मतलब होता है जो छिलका युक्त हो, खड़े, जिसे कहते हैं ना कि कोई खाद्य पदार्थ आप बनाते हैं साबुत धनिया डाल दे रहे हैं, साबुत ये चीज़ डाल रहे हैं, साबुत जीरा डाल रहे हैं, ये वो मतलब कि यानी कि उसको तोड़ना फोड़ना कुछ नहीं है, डायरेक्ट खड़े पीस में ही अगर आप उसको यूज कर रहे हैं, उसका छिलका युक्त जब आप यूज कर रहे हैं तो वो साबुत हो गया। और वहीं पे जब आप उसको दरते हैं ना दाल को, गांव में आप लोग देखे होंगे कि जब दाल को ये जो पत्थर वाले सिल आते हैं उसको जब चलाते हैं तब दाल वो तोड़ने पे दो दाल में अलग हो जाते हैं। जब दो दाल में अलग हो जा रहे हैं तो उसके छिलके भी टूट जा रहे हैं, तो छिलके टूट जाते हैं तो छिलके हम अलग कर लेते हैं उनको, तो वो क्या हो जाते हैं, टूटे हुए दाल के अंतर्गत आते हैं। दोनों में क्या प्रॉफिट और लॉस हो सकता है, देखिएगा जो साबुत दाल होते हैं वो मूंग, मसूर, उड़द, राजमा, चना ये सभी हैं अगर खड़े हुए रूप में जिनका छिलका युक्त है तो इसमें रेशेदार पदार्थ भी पाया जाएगा, विटामिन बी भी पाया जाएगा जो कि छिलकों में पाया जा रहा है, इनसे ये चीज़ें नष्ट नहीं होंगी। और वहीं पे अगर हम टूटे हुए दाल की बात करते हैं जिसमें से अरहर, मटर, चना ये सब अगर आ रहे हैं, इनको हम पीस करके
दाल में तोड़ दे रहे हैं। एकदम से अगर दबा के पीसेंगे तो वो क्या पाउडर बन जाएगा, लेकिन दाल के रूप में ही इनको तोड़ना है केवल। तो इनको जब आप तोड़ देते हैं, इनका छिलका टूट करके अलग हो जाता है, जिससे कि विटामिन बी नष्ट हो जाता है और इसके जो फाइबर हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बताया गया दाल के दो प्रकार, साबुत दाल और टूटे हुए दाल। अब बात करेंगे जो दाल है इसमें किस प्रकार के पौष्टिक मूल्य पाए जा रहे हैं। देखिएगा, आपको प्रोटीन जब पढ़ाया गया था टॉपिक, तो उसमें बताया गया था कि 10 जो है एसेंशियल प्रोटीन पाए जाते हैं, एसेंशियल एमिनो एसिड पाए जाते हैं, और जो 10 हैं वो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड पाए जाते हैं। यानी कि 10 आवश्यक अमीनो एसिड और 10 अनावश्यक। जो अनावश्यक थे वो हमारे शरीर में पहले से उपलब्ध थे, उन्हें बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं थी, और जो है 10 हमें बाहर से ग्रहण करना पड़ रहा था खाद्य पदार्थों के थ्रू, तो वो क्या था कि आवश्यक अमीनो एसिड के अंतर्गत आ रहा था। तो उसमें से हमें आपको बताया था, 2 ट्रिक बताया था। अगर आप लोग को वो याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि 10 जो है आवश्यक अमीनो एसिड और 10 अनावश्यक अमीनो एसिड कौन कौन से होते हैं। वो ट्रिक आप लोग लिख के बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो देखिएगा यहाँ पे आवश्यक अमीनो एसिड जो है इसमें से लाइसिन, ल्यूसिन, फिनाइल, एलिनिन, ये 4 जो एमिनो एसिड हैं ये दाल में बहुत ही प्रचुर मात्रा में यानी पर्याप्त मात्रा में पाए जा रहे हैं। जबकि वहीं पे अगर मिथियोनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफेन, ये 3 एमिनो एसिड ऐसे हैं जो कि इसमें उपस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ आवश्यक एमिनो एसिड की जो 10 लिस्ट बताई गई है उसमें से बताया जा रहा है कि लाइसिन, ल्यूसिन, फिनाइल, एलिनिन, ये 4 पाए जाते हैं, जबकि उसी में से मिथियोनिन, थ्रियोनिन और ट्रिप्टोफेन, ये तीनों इसमें से अनुपस्थित होती हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, अगर प्रोटीन की बात करते हैं तो ये बात ध्यान से प्रोटीन की बात सुनिएगा। आपने गेहूं के टॉपिक को पढ़ा है, तो गेहूं की अपेक्षा प्रोटीन जो है दाल में 2 गुना पाई जाती है। गेहूं की अपेक्षा प्रोटीन दाल में 2 गुना पाई जाती है। चावल की अपेक्षा 4 गुना प्रोटीन, चावल में जितना प्रोटीन पाया जाएगा उसकी अपेक्षा इसमें दालों में 4 गुना पाया जाएगा। दूध में जितना प्रोटीन पाया जाता है उसकी अपेक्षा दाल में 7 गुना अधिक पाया जाता है। गेहूं की अपेक्षा 2 गुना, चावल की अपेक्षा 4 गुना और फिर दूध की अपेक्षा 7 गुना पाया जाता है। परंतु जो दूध है, दूध की अपेक्षा 7 गुना भले ही अधिक प्रोटीन पाया जा रहा है, फिर भी दाल जो है दूध के प्रोटीन से निम्न क्वालिटी में ही आता है, क्योंकि जो दूध है उसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध हैं जिनका हमारे शरीर में अधिकाधिक प्रयोग होता है। हमारे शरीर के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है क्या? दूध। अगर आप दूध नहीं खा रहे हैं, अगर सोचे कि दाल से आपके शरीर में पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाए तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप दाल छोड़ दें सिर्फ दूध को ग्रहण कर रहे हैं तब भी आपके शरीर में वैसे पोषक तत्वों की पूर्ति हो सकती है। आई बात समझ में? ये इतना हो गया आवश्यक एमिनो एसिड और प्रोटीन के बारे में। आगे देखिएगा, स्टार्च की अगर बात करें यानी कार्बोज की, तो दाल है इसे 55 से 60% जो है स्टार्च की मात्रा पाई जाती है। वसा की जो बात करते हैं तो 1 से 2% पाया जाता है। विटामिन जो है दाल में विटामिन बी पाई जाती है। वहीं पे अगर हम इन दालों को भिगो देते हैं तो भिगोने पर जो है इसमें जब अंकुरण हो जाता है तो अंकुरण की अवस्था में जो है विटामिन सी जो है बढ़ जाता है। ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिएगा, अगर खनिज की बात करते हैं तो इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन, ये 4 जो है मिनरल्स जो है हमारे दालों में पाए जाते हैं। आगे देखिएगा, ये जो दाल है इसमें कुछ विषाक्त तत्व भी पाए जाते हैं, तो इनको देखिएगा आप लोग। सबसे पहला है ट्रिप्सिन इनहिबिटर। इसमें विषाक्त तत्व इनहिबिटर होता है। इनहिबिटर जो होता है वो ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम है उसकी क्रियाशीलता को रोक देता है। पिछले टॉपिक में हमने आपको जो है ट्रिप्सिन एंजाइम के बारे में भी बताया है। आप लोग एक एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ते जाइएगा और उसको नोट करते जाइए और पिछले टॉपिक को रिवाइज भी करते जाइए। ठीक है, आगे सभी जो पिछले वाले हमने टॉपिक बताए हैं उसमें से आगे आने वाले टॉपिक्स में बहुत ही ज़्यादा कॉम्बिनेशन है, इसलिए एक एक पॉइंट को आप लोग ध्यान से समझिएगा। दूसरा देखिए, हीमोग्लूटिनिन्स होता है। हीमोग्लूटिनिन्स जो विषाक्त तत्व दाल में पाया जा रहा है वो पाचन में रुकावट डालता है।
खेसारी दाल की मिलावट की जाती है। जैसे अरहर की दाल होती है वैसे खेसारी दाल आती है। ये क्वेश्चंस बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो ये देख, खेसारी दाल की जब अरहर की दालों में मिलावट कर दी जाती है तो इससे लेथरिज्म नामक रोग हो जाता है। लेथरिज्म रोग जो होता है पैरों के जो लकवा होते हैं पैरों के, उसे ही लेथरिज्म नाम से जाना जाता है। आगे देखिएगा, बिसैला झाग। जब आप दाल को पकाते हैं या फिर नॉर्मल देखिए जब आप उसको भिगोते हैं तो उसके ऊपर झाग सा दिखाई देता है। जो झाग होता है उसे सैपोनिन नाम से जाना जाता है। सैपोनिन नामक झाग होता है और ये जो है इससे उल्टी आना, मतली आना, इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। लेकिन इसको क्या किया जा रहा है, आप जो है कुकर में, जो कुकर के द्वारा खाद्य पदार्थ को पकाया जा रहा है इन दालों को, तो इसमें जो है वो दाल के झाग अलग नहीं हो पाते हैं। वही इसके पहले जब तक कुकर का प्रयोग नहीं किया जा रहा था तो जो अन्य बर्तनों में इसको पकाया जा रहा था प्लेट से ढक करके, तो ये पकने लगता था तो झाग इसके ऊपर से बहने लगते थे, निकलने लगते थे। तेज आंच लगने पर जब पकने लगता था तो इसके झाग अलग हो रहे थे। तो झाग अलग होने पे ये जो सैपोनिन नामक विषैला तत्व है ये अलग हो जा रहा था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है कि हम कुकर में जब उसको पकाते हैं तो वो सभी झाग जो है उसी में रह जाते हैं और जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। आगे देखिएगा, गोइट्रोजेनिक फैक्टर, साइनोजेटिक, ग्लूकोसाइड्स, ये जो विषाक्त तत्व हैं दालों में पाए जाते हैं। इसके लिए आपको बताया गया है कि ये गर्म करने पर भी नष्ट किए जा सकते हैं और इसके साथ ही साथ अगर हम दाल को पकाने से पूर्व 6 से 8 घंटे तक अगर भिगो करके रख देते हैं तो इसके जो है जो विषैले झाग हैं और ये सब जो अन्य विषाक्त तत्व है ये सभी जो है नष्ट हो जाते हैं। आई बात समझ में? हमेशा अगर शुद्ध और शरीर के लिए लाभदायक अगर दालों को खाना हो तो उसे 6 से 8 घंटे तक भिगो करके रखना चाहिए, उसके बाद पकाना चाहिए। इसके बाद है खिचड़ी। अगर बन रही है तो खिचड़ी जो है वो प्रोटीन के बहुत ही अच्छे स्रोत माने जाते हैं। जब भी खिचड़ी बनाया जाता है तो उसमें दाल और चावल का जो अनुपात है ये एग्जाम में पूछा गया है। तो दाल और चावल का अनुपात जो है 1:3 के अनुपात में ये पाए जाते हैं। अगर चावल 3 भाग है चावल का तो उसका 1 भाग जो है क्या होगा, दाल होगा। दाल का 1 भाग और चावल वहाँ से 3 गुना उसका होना चाहिए। 1:3 के अनुपात में दाल और चावल होने चाहिए। आगे देखिएगा, हमने बताया कि दाल को 6 से 8 घंटे भिगो करके ही पकाना चाहिए जिससे उसके विषाक्त तत्व जो है वो नष्ट हो जाए। आगे देखिएगा, अभी पिछले प्रोटीन के टॉपिक में हमने आपको बताया और आहार के टॉपिक में भी बताया कि प्रोटीन मुक्त आहार और प्रोटीन युक्त आहार। प्रोटीन मुक्त आहार का मतलब है कि कुछ ऐसे रोग जिनमें हमें प्रोटीन को व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, वो है यूरिक एसिड अगर बढ़ रहा है, गठिया रोग हो रहा है, किडनी संबंधी समस्या हो रही है, लीवर सिरोसिस नामक समस्या हो रही है, तो इन सभी के दौरान प्रोटीन मुक्त आहार देना चाहिए, यानी कि खाद्य पदार्थ में प्रोटीन को जो है ऐड नहीं करना चाहिए। वही प्रोटीन युक्त अगर आहार की बात करते हैं तो किसी व्यक्ति को अगर ऑपरेशन हुआ है, व्यक्ति जल गया है, एनीमिया रोग से ग्रसित है, कुपोषण हो गया है, वृद्धि की अवस्था में है, कोई भी बालक है या फिर गर्भवती या धात्री अवस्था में कोई भी महिला है, तो इन सब स्टेज में जो है व्यक्ति को प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए। जो कुपोषण है, कुपोषण में क्वाशियोरकर और मैरेस्मस के बारे में आप लोग अच्छे से पढ़े हैं। क्वाशियोरकर जो है प्रोटीन की कमी से होता है, वही मैरेस्मस की अगर बात करें तो एक कार्बोज और प्रोटीन दोनों की ही कमी से होते हैं। आई बात समझ में? ये टॉपिक आपने अच्छे से समझ लिया है। किसी भी पॉइंट में कोई समस्या हो तो आप इसको पूछ लीजिएगा। हम बात करेंगे कैंसर रोधी खाद्य पदार्थों के बारे में, यानी कि ऐसे खाद्य पदार्थ जो कैंसर से पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनमें जो है उस रोग को खत्म करने के लिए, या फिर ऐसे भी व्यक्ति हैं जो नॉर्मल हैं भी, सामान्य स्टेज में हैं, वो किस प्रकार के खाद्य पदार्थों को ग्रहण करेंगे जिससे कि वो कैंसर नामक रोग से बच सकते हैं। तो उसके लिए देखिए एक सीक्वेंस से आपको जो है कैंसर रोधी खाद्य पदार्थों के बारे में बताया गया है, जिसमें से सबसे पहला है ब्रोकली। जो ब्रोकली होता है सब्जी, उसको आप देखे होंगे। जिस प्रकार से फूल गोभी होता है, कॉलीफ्लावर होता है,
वैसे होता है, उसी की वैरायटी है वो हरे कलर में होता है। इसमें आप इसको देखे ही होंगे, ये क्या करता है, कोई भी व्यक्ति जो ब्रोकली का सेवन करता है उसके शरीर में अगर कैंसर रोग उत्पन्न होने की श्रेणी में भी अगर है तो ये कोशिका विभाजन पर नियंत्रण कर लेता है। जो कैंसर है उसमें क्या होता है कि जो कोशिकाएं हैं उनका अनियंत्रित विभाजन होता जाता है और ये संख्या में अधिक बढ़ जाते हैं। तो ये जो कोशिकाएं बढ़ रही हैं उन पे नियंत्रण रखने का कार्य कौन करता है, ब्रोकली जो सब्जी है वो करती है। आगे देखिएगा, इसमें जो है जो ब्रोकली है इसमें फाइटोकेमिकल्स उपस्थित होते हैं जो रोग रोधक क्षमता होती हैं, वो रोगों से लड़ने का जो कार्य कर रही हैं वो फाइटोकेमिकल्स उपस्थित होते हैं। और ये जो ब्रोकली है वो विशेष प्रकार के, अगर कुछ कैंसर की बात की जाए जिसमें से स्तन का कैंसर और मुख का कैंसर जो आता है, ये दोनों ही कैंसर के लिए ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। अगर हम महिलाओं में देखें तो महिलाओं में ज़्यादातर स्तन कैंसर देखने को मिलता है, शरीर के अन्य पार्ट के अतिरिक्त। यहाँ और आगे देखिएगा, दूसरा है सेब के बारे में बात करेंगे। जो सेब है इसमें एक तत्व पाया जाता है जो रोगों से लड़ने का कार्य करता है, उसका नाम है पॉलीफेनॉल्स। पॉलीफेनॉल्स जो तत्व है सेब में पाया जाने वाला, ये क्या करता है कि जो भी कोशिकाएं हैं जिनमें ये रोग उत्पन्न हो रहा है, कैंसर रोग, उसमें ये लड़ने का कार्य ये भी करता है। इसमें जितने तत्व बताए गए सभी के लिए कैंसर रोधी बताया गया है। तो ये जितने भी ये खाद्य पदार्थ हैं वो सभी जो है कैंसर से लड़ने का कार्य कर रहे हैं। आगे देखिएगा, जामुन। जो जामुन होता है उसमें विटामिन, खनिज, आयरन, फाइबर, ये जो तत्व हैं ये सभी इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। और ये क्या है, अगली है सब्जियां। सब्जियों में जो फूल गोभी है, ब्रोकली तो हमने बता ही दिया पहले, उसके अतिरिक्त सोयाबीन है, ये जो सब्जियां हैं, इनकी सब्जियां बनाई जा रही हैं, ये सभी भी क्या करते हैं, कैंसर रोधी पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए कि जो सोयाबीन है, सोयाबीन में एक तत्व पाया जाता है जिसे जेनिस्टीन तत्व के नाम से जाना जाता है। सोयाबीन में पाए जाने वाला जेनिस्टीन जो तत्व है यह भी क्या करता है, स्तन कैंसर है तो अधिकतर प्रयोग किया जाता है। आई बात समझ में। अगला है आपका गाजर। जो गाजर है इसमें विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है। आप सबने विटामिन के जो टॉपिक आपने कवर किया है उसमें आपने देखा कि जो विटामिन ए है वो आपकी आँखों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो रहा था और इसके एक सीक्वेंस से इसको अरेंज करने के लिए जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पुटअप किया जाता है उसमें आपने उसके सारे स्टेप को भी पढ़ा है कि रतौंधी से लेकर के लास्ट स्टेज तक कितनी क्रियाएं होकर के गुजरती हैं। तो इसमें बताया गया है जो गाजर है जिस प्रकार से ये आँखों के लिए लाभदायक था उसी प्रकार से विटामिन ए इसमें जो पाया जा रहा है, विटामिन ए, डी, के, ये से विटामिन जो है गाजर में पाए जा रहे हैं और ज़्यादातर मात्रा इसमें विटामिन ए की होती है। ये बात याद रखिएगा। गाजर में विटामिन ए, डी और के पाया जा रहा है। गाजर में बीटा कैरोटीन नामक तत्व पाया जाता है और इसमें बताया जा रहा है कि कैंसर रोधी तत्व के अंतर्गत रखा ही गया है इसको। आगे है कि ये जो गाजर है अगर कोई व्यक्ति इसे कच्चा खा रहा है, ये पकेगा तो नहीं, ये एक क्या है कि जड़ वाली जो सब्जियां हैं, ये गाजर जो है आप इसको जब कच्चा खाते हैं तो इसे 17% कैंसर को कम होने की गारंटी होती है। यानी कि आपको 17% कैंसर से छुटकारा मिल सकता है। किसे, कच्ची गाजर को खाने से इतना ये लाभदायक होता है कैंसर जैसे जो पेशेंट हैं, रोगी हैं, उनके लिए। आगे देखिएगा, अगला है अखरोट। अखरोट जो ड्राई फ्रूट्स है, मेवे है, इसमें एक तत्व पाया जाता है पेडुनकुलागिन। पेडुनकुलागिन नामक तत्व अखरोट में पाया जाता है। यह भी क्या करता है, कैंसर रोधी तत्व होता है। आगे देखिएगा फलियां। अभी हमने दाल और फलियों के टॉपिक में देखा कि जो फलियां हैं इसमें फाइबर जो है भरपूर मात्रा में पाई जा रही थी। इसमें देखिएगा ये जो फाइबर हैं फलियों के, जैसे सेम हुआ, मटर, मसूर, इन सब में जो फाइबर पाए जा रहे हैं ये भी क्या करते हैं,
कैंसर रोधी तत्व के अंतर्गत आते हैं। आप कोई भी खाद्य पदार्थ को अगर ग्रहण कर रहे हैं, वो ऐसे खाद्य पदार्थों को आप ग्रहण करिए जिसमें फाइबर की मात्रा अधिक पाई जाए। फाइबर युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं वो कब्ज से भी छुटकारा दिलाते हैं, पाचन शक्ति आपकी सही हो जाती है, और इसके साथ ही साथ इस टॉपिक में आपने देखा कि जो फाइबर है ये कैंसर रोधी तत्व के अंतर्गत भी आता है। अगला देखिएगा, अंगूर के बारे में बात करेंगे। जो अंगूर है यह भी क्या करता है कि कैंसर युक्त कोशिकाओं को नष्ट करने का कार्य करता है। जिस प्रकार से आपने ब्रोकली में देखा कि जो कोशिका विभाजन अनियंत्रित रूप से होती जा रही है उस पर नियंत्रण रखने का कार्य ब्रोकली कर रहा है, उसी प्रकार से ये अंगूर जो है ये कैंसर युक्त जो कोशिकाएं हैं जिनमें ये कैंसर हो गया है, ऐसे कोशिकाओं को पूरी तरह से नष्ट करने का कार्य कौन करता है? अंगूर करता है। आगे देखिएगा, फैटी फिश होता है, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। इस तत्व के कारण एशियाई महाद्वीप, जो एशिया महाद्वीप पे जितने भी कंट्री हैं उसमें से जितने को भी एशियाई रोगियों में स्तन कैंसर अगर हो रहा है तो उन्हें क्या किया जाता है? उससे छुटकारा प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हमने जो बताया आपको कैंसर रोधी खाद्य पदार्थ बताया है, और इसमें से एक चीज़ ये आप लोग याद रखिएगा कि जो कुछ विशेष ऐसे तत्व बताए जा रहे हैं जिसमें से देखिएगा आपसे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि ब्रोकली में किस प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, तो आप बताएंगे कि फाइटोकेमिकल्स तत्व पाए जा रहे हैं। इसके बाद सेब में अगर बात करें तो पॉलीफेनॉल्स पाया जा रहा है। जामुन में जो है विटामिन, खनिज, आयरन, फाइबर पाया जा रहा है। सब्जियों में जो बताया गया है इसमें सोयाबीन में कौन सा तत्व पाया जा रहा है? जेनिस्टीन तत्व पाया जा रहा है। गाजर में बीटा कैरोटीन तत्व, वहीं पे अखरोट में पेडुनकुलागिन तत्व पाया जा रहा है। आगे के फलियों में जो है फाइबर पाया जा रहा है। अंगूर में जो है ये क्या कर रहा है? इसमें भी फाइटोकेमिकल्स पाया जा रहा है जो रोगों से लड़ने का कार्य कर रहा है। वहीं फैटी फिश की बात करें तो इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जा रहा है। ये जो एक तत्वों के बारे में बताया गया कि इन खाद्य पदार्थों में, इन चीज़ों में जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो रही हैं, इनमें किस प्रकार के तत्व पाए जा रहे हैं, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शनल में भी पूछ सकता है और मैच द फॉलोइंग में भी पूछ सकता है। तो ये एक एक पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा और इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। किसी भी स्टूडेंट को किसी पॉइंट पे समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो सब भी अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सके। ये सारी चीज टॉपिक अगर आप अच्छे से न्यूट्रिशन साइंस को पढ़ लेते हैं तो आगे वाले जो ब्रांच शुरुआत की जाएगी हेल्थ साइंस की, यानी कि स्वास्थ्य विज्ञान की, उसमें भी आपको कोई चीज़ समझने में ज़्यादा समस्या नहीं होगी। ठीक है, क्लास को हम कंप्लीट करते हैं यहीं पे। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।